दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एस पी पी चैनल पर। दोस्तों ये घटना चक्र करंट अफेयर्स का ये पॉइंटर है, सीरीज चल रही है उसकी। ठीक है, 3 वीडियोस आ चुके हैं, ये चौथा है। तो आप उन वीडियोस को भी देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको कवर किया है। ठीक है, कंप्लीट बुक एनालिसिस कर रहा हूँ मैं इसकी। और जो भी आगे आने वाली परीक्षाएँ हैं आगामी, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो या आर ओ की परीक्षा हो अपनी यूपी की, या फिर यूके की हो, लेखपाल हो, कोई सी भी परीक्षा हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आप इसको वीडियो को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ग्लोबल है ये हंगर GHI, ये जो ये वाला था, या बता देता हूँ, इसमें समझ में आ जाएगा। ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक, तो उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे अचानक से ये शुरू होगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको बता दिया। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 101वां। ठीक है, स्कोर कितना? 27.5। 2021 के अनुसार, GHI 2021 के अनुसार, वह एकमात्र देश कौन सा है जो भुखमरी के चरम भयावह, एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन में है? तो कौन सा? सोमालिया। ठीक है, उसका स्कोर बहुत लो है। GHI 2021 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन, यानी जो वास्टिंग होता है ना, वास्टिंग क्या बोलते हैं इसको, ये सर्वाधिक मामले किस देश में दर्ज किए गए? तो भारत में ही है। ठीक है, वेस्टिंग वेस्टिंग एंड स्टंटिंग बोलते हैं ना, तो वो आपके भारत में ही सबसे ज़्यादा पाए गए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को किन 4 आधार पर तैयार किया जाता है? तो अल्प पोषण, एक जो अंडर नरिशमेंट होता है, दुबलापन यानी वेस्टिंग, ठिगनापन वही स्टंटिंग, और बाल मृत्यु दर, ये 4 चीज़ों को मिला करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसी पर देशों को जो है स्कोर दिए जाते हैं। ठीक है, GHI को पहली बार कब जारी किया? 2006 में जारी किया गया था। ISA की चौथी सामान्य सभा का आयोजन किया गया कहाँ? अक्टूबर में किया गया था ये। और किस कैसे किया गया था? तो आभासी माध्यम से। ठीक, ISA की चौथी सामान्य सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो RK सिंह। ठीक है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह। ISA सदस्य देशों ने वर्ष 2030 तक और ऊर्जा के लिए कितना निवेश जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो बोला गया है कि 1 ट्रिलियन जो है डॉलर इकट्ठा करेंगे ये। कब तक? 2030 तक। 1 ट्रिलियन डॉलर जुटाने हेतु ISA ने साझेदारी किसके साथ की है? ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज के साथ, याद रखिएगा, ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज हो। वैश्विक शाखा सूचकांक, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये 71वां स्थान रहा है, ध्यान रखिएगा, इसको भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक GFSI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट लंदन द्वारा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश को मिला है? तो आयरलैंड को मिला है, 84। ठीक है, अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के लिए नियुक्त अमेरिकी दूत जलमे खलीजाद के इस्तीफा देने के बाद नया विशेष दूत किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, ये है थॉमस वेस्ट को। ठीक, याद रखिएगा। वह देश जिसके साथ भारत ने समुद्री क्षेत्र और इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए समुद्री वार्ता आयोजित की है, तो यूके के साथ। वह देश जिसने मादक द्रव्यों की तस्करी के चलते हिंसा अपराधों के वृद्धि के कारण आपातकाल की स्थिति घोषणा की है, तो वो है इक्वाडोर। याद रखिएगा, इसको, महत्वपूर्ण है ये। मादक द्रव्यों की तस्करी के चलते, तो वो उसमें अपराधों में वृद्धि हुई, हिंसक अपराधों में, तो इसलिए आपातकाल की घोषणा कर दी इक्वाडोर ने। मर्सर CF इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में 43 वैश्विक पेंशन प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 40वां स्थान है, काफ़ी पीछे है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान कौन कौन से देश हैं? देखिए, आइसलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ का जो बोलबाला है इसमें सब में रहता है। वह तो देश जिनके बीच 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया अभी, तो जर्मनी, रूस से लेकर जर्मनी तक, ये कहीं ना कहीं ये जो पाइपलाइन का निर्माण हुआ है, इसमें भी अभी जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है ना, इसमें भी इसका रोल रहा है। ठीक है, जर्मनी और रूस के मध्य निर्मित गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्ड स्ट्रीम 2, NS2। नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन जिस जल क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो वो है बाल्टिक सागर से जाती है। ठीक है, भारत को छठे कार्यकाल हेतु किस संगठन में पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो वो UNHRC में छठे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया गया है। कब से कब तक? 22 से 2024 के बीच में, याद रखिएगा इसको, 22 से 2024 के बीच में निर्वाचित किया गया है छठे कार्यकाल के रूप में। 16वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रोम, इटली में। 16वें G20 शिखर सम्मेलन में 2021 का जो विषय क्या था? वो पीपल, प्लानट और प्रॉस्पेरिटी। ठीक,
16वें G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी गए थे, आपने देखा होगा न्यूज़ में। 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? बाली, इंडोनेशिया में। ठीक। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन रिपोर्ट जारी की है किसने? वर्ल्ड मौसम विज्ञान संगठन ने। वर्ल्ड मौसम विज्ञान संगठन ने। आज 23 मार्च है और ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस का ये दिवस मनाया भी जाता है 23 मार्च को। ठीक है, शहीद दिवस भी है और ये भी। आर्थिक परिदृश्य देख लेते हैं हम, क्या है, क्या घटनाएं घटी हुई हैं। ठीक, चलिए इसमें आर्थिक में फटाफट देखते हैं। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की। कब कब पेश किया गया? 31 जनवरी 2022 को। आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय क्या था? त्वरित दृष्टिकोण। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो ये त्वरित दृष्टिकोण। ठीक। आर्थिक समीक्षा की प्रस्तावना बताती है समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है। फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी, व्यावहारिक प्रतिक्रियाओं तथा सुरक्षा संबंधी उपायों आदि पर। ये मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरीके के आप अगर कोट कहीं लिखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है उससे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रही? तो ये 7.3% रही की गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, और 2021 में जो अनुमानित एवं 2022-23 में वृद्धि दर अनुमानित कितना है? -9.2%। याद रखिएगा। ठीक है, कोविड महामारी से सबसे कम प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा है? तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। यही सबसे, इसी ने बचाया है समझ लीजिए कोविड में, क्योंकि सारी जो मैन्युफैक्चरिंग और ये सब कंपनी सब बंद थी। सिर्फ कृषि और संबद्ध क्षेत्र ऐसा था जिसने कि भारत का उद्धार किया। वर्ष 2020-21 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? 3.6% रही। जबकि 21-22 में पहला एनुअल असेसमेंट रहा उसमें कितना है? तो 3.9%। कोविड महामारी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा? सेवा क्षेत्र। जाहिर सी बात है, जब सब बंद ही था तो प्रभावित ही होगा। 2021 में 8.4% संकुचन के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो पहला असेसमेंट, ये सेवा क्षेत्र में वृद्धि कितनी अनुमानित रही? तो 8.2%। ठीक है, वर्ष 2020-21 में उद्योग क्षेत्र जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग में -7% रही। जबकि 21-22 में अनुमानित जो वृद्धि दर है वो कितनी है? 11.8%। याद रखिएगा। वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी की वृद्धि दर कितनी अनुमानित बताया गया है? तो 8 से 8.5% के बीच रहेगी ये 22-23 में। याद रखिएगा इसको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न विभिन्न व्यवधानों के बावजूद विगत 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन क्या रहा? अधिशेष में रहा। देख लीजिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 31 दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $631 बिलियन था, जो देश के विदेशी ऋण से अधिक। साथ ही यह 13 मतलब इतने महीनों के आयात के बराबर है। जो ये भंडार है, ये विदेशी मुद्रा भंडार, ये $634 बिलियन, ये इससे जो है लगभग 14 महीने के आयात कर सकते हैं। ठीक है, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2020-21 पर वर्ष 2021-22 में जीवीए में वृद्धि दर क्रमशः इसमें -6.2% और 8.6%। तो ये जो कि इसमें बढ़ा है इसीलिए दिखाया गया है वो। ये सब मैंने कवर किया हुआ है। जो अपना इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो है उसमें भी मैंने कवर किया है, बजट में जो है वो भी कवर किया हुआ है। बहुत चैनल पर पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया वीडियो है, एकदम संक्षिप्त में और बहुत क्रिस्प वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर जीवीए में कृषि में एवं संबद्ध क्षेत्र उद्योग सेवा क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 20.2%, 25.9% तथा 53.9% रहा। जबकि वर्ष 2021-22 में यह अनुमानित है कितना? 18.8, 28.2 और 53%। तो सेवा क्षेत्र का एज यूजुअल ज़्यादा ही रहे। ठीक है, याद रखिएगा। नवंबर 2021 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान रहा विश्व में? तो ये चौथे स्थान पर रहा। शीर्ष 3 देश कौन से? पहले चीन, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पे है, चौथे नंबर पे भारत है। सकल मासिक वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी संग्रह है वो जुलाई 2021 से लगातार 1 लाख करोड़ से अधिक रहा है। ठीक है, तो उसमें दिखाया गया है। ठीक है, बताया गया है। अब देखिए, ये इसमें सकल राजस्व करों की संरचना बताई गई है कि कहाँ से कौन सा कर सबसे अधिक आता है। तो देखिए,
निगम कर के अलावा अन्य पर आयकर और निगम कर, ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है ये। और जीएसटी सबसे जो बड़ा पार्ट है वो है जीएसटी, याद रखिएगा इसको, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 15% है, 6% सीमा शुल्क उत्पाद, ठीक, याद रखिएगा इसको, कहीं लिखने का काम आ जाए। जीडीपी का ये प्रतिशत दिया हुआ है, ये भार प्रतिशत के रूप में, इसको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये। वैसे उस दृष्टिकोण से इस तरीके से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक। जो एकदम महत्वपूर्ण है वही कर रहा हूँ, क्योंकि जो आ सकते हैं, जिनकी संभावना है, अन्यथा तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें। 25 जनवरी 2022 को आईएमएफ द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक, तो अब ये रिपोर्ट भी जो जारी करती हैं संस्थाएं, वो भी याद रखिए आप। तो विश्व आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा जारी की जाती है, याद रखिएगा, आईएमएफ द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक, ठीक। ये इसके अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 एवं 22-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9% और 22-23-24 के लिए कितना बताया है, 7.1%, ठीक है। ये सब बताया गया है इसमें। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बताई गई है, इसमें क्या क्या अर्थव्यवस्था में अनुमानतः इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी 21-22 में, 22-23 में ये वृद्धि करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, क्यों वृद्धि होगी, क्योंकि देखिए वैक्सीन बड़े पैमाने पर लगा, फिर आपूर्ति पक्ष सुधारों में बढ़ोतरी हुई, निर्यात में ढील दी गई, निर्यात को मजबूती मिली, पूंजी व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं, जैसे ये सब मेंस के पॉइंट हैं, ठीक है। मेंस वगैरह में ये सब चीज़ें लिखने के काम आएंगी, जब आप कोई इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा जहाँ पर अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ लिखना है, तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। 2022-23 में भारत का विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का अनुमान है 22-23 में, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष 2022-23 में जीडीपी वृद्धि दर मैं पहले बता चुका आपको, 8 से 8.5 के बीच में, ठीक। विश्व बैंक द्वारा भारत की जीडीपी का वृद्धि अनुमान, ये तो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, ये सब आप मत देखिए इसको, ये आता भी नहीं है और ये चेंज होता रहता है, हर 3 महीने 4 महीने पे ये बदलता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे यहाँ से, ठीक है। ये सेवा क्षेत्र में बताया गया है, सेवा समग्र सेवा क्षेत्र का मूल्यवर्धन इतना प्रतिशत, ठीक। तो ये उसी हिसाब से है, ये इसको देख लीजिए आप, एक बार पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, क्योंकि इसमें बहुत कुछ खास है नहीं प्री के लिहाज से फ़िलहाल, ठीक। तो ये देख लीजिएगा आप इसको, इतने जैसे ये है जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है मैंने। वर्ष 2020 में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हुई, 4.1%, तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। वर्ष 2021-22 में 14,000 नए स्टार्टअप के साथ भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है, ये महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, ये प्री में या कहीं भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टार्टअप इकोसिस्टम रहा ये, तो तीसरे स्थान पर रहा, 14,000 नए स्टार्टअप के साथ, ठीक। ये याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण है वो मैंने अंडरलाइन कर रखा है या उसको स्टार मार्क कर रखा है। 2021 में 44 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न स्टेटस प्रदान किया गया, ठीक है, जिससे कुल यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई, ये 83 हो गई। ये सारा मैंने कवर किया हुआ है, अगर आप मेरा इकोनॉमिक सर्वे और बजट वाला वीडियो देख लेंगे तो और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये देखिए मैंने लिखा है, ये मेंस का पॉइंट है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, मेंस नोट्स बना लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको इसमें बताने लायक वैसे कुछ नहीं है, बस आप इसको फैक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं जब आप अपना आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सारा उसी से रिलेटेड है, ये मेंस का ही टॉपिक है ये बेसिकली, इसमें बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इसमें प्री से रिलेटेड हैं, वो मैं अंडरलाइन करके रखा है मैंने, वो आपको बता दूंगा मैं, देखिए, ठीक है। ये भी देखिए मेंस का पॉइंट है, ये मैंने नोट्स बना रखे हैं इसलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ, इसका नोट्स बना लीजिए आप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें ये सब चीज़ें लिख रहे हैं, जैसे प्रजनन दर, लिंगानुपात जैसे सामाजिक सूचकांक दर्शाने वाले दर में सुधार हुआ है, ये जो NFHS जारी हुआ है उसके अनुसार। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाइयों में देखो ये सब फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट क्या है ना, ये मेंस में लिखने के काम आते हैं, या आप एस्से वगैरह लिखेंगे उसमें काम आएगा ये सब ना। जैसे 70% जनसंख्या का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है, 93% जनसंख्या को पहली डोज लग चुकी है, कुल टीकाकरण बताया गया है इसमें, पहली डोज दूसरी डोज, ये सारी चीज़ें, ये फैक्ट्स हैं ये, और इनको आप मेंस के उसमें यूज़ कर सकते हैं कहीं अगर ऐसा कोई प्रश्न बने, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, इसमें मैं इसको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। इसको आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले करके, मैं जस्ट वही बताऊँगा जो प्री के लिहाज से रिलेटेड उसमें आ सकता है, ठीक। किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया है, तो ये किसने शुरू किया है, इंडसइंड बैंक ने, याद रखिएगा, ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। किसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला ये स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया है, तो ये डॉक प्राइम टेक, याद रखिएगा।
किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए ये CII-DX अवार्ड जीता है? जो HDFC बैंक, ठीक है। न्यू NDB जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एक नए किस देश को नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया है? तो मिस्र को। सितंबर 2021 में किस देश को NDB का सदस्य बनाया गया है? तो ये 4-5 अभी नए बने हैं। देखिए, एक बांग्लादेश हो गया, ये देखिए, एक बांग्लादेश, एक संयुक्त अरब अमीरात, एक उरुग्वे और ये मिस्र। याद रखिएगा ये चारों। ये ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं बने हैं, ठीक है। तो प्रश्न दो तरीके से बन सकता है। एक तो सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेगा कि NDB में, न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने नए सदस्य देशों को सम्मिलित किया गया? तो 4, याद रखिएगा। कौन कौन से? एक मिस्र हो गया, एक बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। मिस्र सबसे लास्ट में हुआ है दिसंबर में, ये तीनों देश सितंबर में हुए हैं। तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है, आप याद रखिएगा इसको। पैनेक्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। इसका आयोजन किसके सहयोग से किया? तो फिक्की के सहयोग से। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन के व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ ये? तो ये हैदराबाद में आयोजित हुआ, पाम ऑयल के शिखर सम्मेलन, ठीक। केंद्र ने सोया मिल को आवश्यक वस्तु घोषित किया है 30 जून 2022 तक। यह आदेश कब तक जारी रहेगा? 23 दिसंबर 2021 को जारी किया गया और रहेगा कब तक? केंद्र ने ये 30 जून तक रहेगा ये, ठीक है। सरकार ने किस अधिनियम की सूची के तहत यह किया है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, याद रखिएगा। इस अधिनियम में किस अनुसूची को जोड़ा गया है? अनुसूची 9 को। ये जो सोया मील है, इसको किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो अनुसूची 9 में, ठीक है। एशियाई विकास बैंक ने भारत की वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमान दिया है? 9.7%। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिएगा। किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा की शुरुआत की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अभी ये शुरुआत किया है NPCI के साथ मिल करके, ठीक है। NPCI का पूरा नाम देख लीजिए, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ये UPI वगैरह जो है ना, यही इसी से संचालित होता है। कौन सा बैंक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2 डिजिधन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो कर्नाटक बैंक, याद रखिएगा, ठीक। सीमा पार सौदों की कानूनी इकाई पहचानकर्ता, जिसको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर बोलते हैं, LEI को अनिवार्य किया है किसने? तो ये RBI ने अनिवार्य किया है, ठीक है। ये 20 अंक की संख्या है और 50 करोड़ से ऊपर, उससे अधिक पूंजी अगर सीमा पार सौदा हो रहा है तो इसको याद रखिएगा आप। आत्मनिर्भर हस्तशिल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई है? तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा। किसकी सहायता के लिए शुरुआत की गई है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों के लिए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाले 3 शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, याद रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, गुजरात दूसरे पे, कर्नाटक तीसरे पे। और भारत में कुल पंजीकृत EV यानी इलेक्ट्रिक वाहन में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यूपी करंट में, ठीक है। EV के रजिस्ट्रेशन में यूपी सब नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा है EV राज्य में? दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है। किस देश ने टीदर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है? तो म्यांमार ने। गुजरात के आणंद में पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? तो दूसरा संस्करण ही। किस विभाग ने लॉन्च किया है? पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया है इसे, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया कब शुरुआत हुई थी? आप कमेंट करके बताइए मुझे। ये जो योजना शुरुआत हुई थी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब कब शुरुआत हुई थी? ईयर बताइएगा आप। प्रथम संस्करण कब हुआ था इसका? 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था पहली वो जो संस्करण था उसके बारे में। किन 2 संगठनों ने एक दूसरे के बीच डाटा आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन साइन किया है? तो कॉरपोरेट मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई ने ये मिलकर साइन किया है डाटा ट्रांसफ़र पर, ठीक। दिल्ली पुलिस ने कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? उन्नति, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है PMKSY क्रियान्वयन को कब तक के लिए मंजूरी दी गई है? तो ये 21 से 26 के बीच में, ठीक है। कृषि सिंचाई योजना किसने मंजूरी दी है? तो ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने, CCEA ने। कुल कितने रुपए का प्रावधान किया गया है इसमें? 93,068 करोड़ रुपए। ये शुरुआत इसकी कब हुई थी कृषि सिंचाई योजना की? 2015 में, ठीक। RBI ने किस निजी क्षेत्र बैंक को एक एजेंसी के रूप में एजेंसी बैंक का दर्जा दिया है? CASB बैंक, ठीक, CSB बैंक। स्पाइस स्टैटिक्स एट ए ग्लांस 2021 नामक रिपोर्ट का विमोचन किसने किया?
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है। गेल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में बायो इथेनॉल संयंत्र, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ पे शुरुआत किया है ये? गुजरात में गेल इंडिया लिमिटेड ने बायो इथेनॉल संयंत्र। ठीक। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकाथॉन, ये लॉजिस्टिक्स किसने लॉन्च किया है? तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जो DPIIT बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। किस मंत्रालय ने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए $112 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? एशियाई विकास बैंक, जो ADB बैंक है, उसने। टाटा मोटर्स वाहन स्क्रैपिंग सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र में स्थापित करेगा ये। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए एक मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रखी है। यह कहाँ पे? मुंबई में, याद रखिएगा, CEPZ मुंबई। ये क्या है? ये एक विशेष आर्थिक जोन, ये क्षेत्र है ये। ठीक है, ये सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है ये, इसका नाम। किस संस्था ने गरीब देशों को कोविड संकट से निपटने में मदद करने के लिए $93 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि जो गरीब देश हैं उनको दिया जाएगा ये। ठीक है। RBI ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो RBL बैंक। द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स TIIE द्वारा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर का ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है ये। उत्तर भारत के पहला चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? SGPGI लखनऊ में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश करंट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। मेडटेक क्या है? ये चिकित्सा प्रौद्योगिकी है। किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया? बिहार, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे दुर्लभ चाय मनोहरी गोल्ड टी कहाँ से संबंधित है? किस राज्य से? असम से। 4667 मेगावाट की हरित ऊर्जा आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम, जो SECI के साथ किसने समझौता किया है? तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, याद रखिएगा। 4667 अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, जो PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है, बैंकों के अगेंस्ट लेती है RBI, तो उस फ्रेमवर्क किसके लिए जारी किया गया है? तो ये अब NBFCs के लिए भी, अभी तक बैंकिंग के लिए था ये, अब NBFCs के लिए भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, ये फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया गया? RBI द्वारा। यह फ्रेमवर्क किन पर लागू होंगे? जमा स्वीकार करने वाली सभी NBFCs पर, मध्य, ऊपरी और शीर्ष स्तर पर जमा स्वीकार न करने वाली सभी NBFCs पर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। पहले बैंकिंग में ही था सिर्फ, अब NBFC के लिए भी कर दिया है। इस फ्रेमवर्क से जिन कंपनियों को बाहर रखा गया, जैसे सरकारी कंपनियां, प्राथमिक व्यापारी, आवास वित्त प्रदान करने वाली कंपनियां, NBFCs जो सार्वजनिक निधियां स्वीकार नहीं कर रही हैं या स्वीकार करने के इरादा नहीं रखती, वो सब इससे बाहर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, अर्थात इसको अनुसूचित बैंक बना दिया है। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक बन गई है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा। 23वीं विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ह्यूस्टन, अमेरिका में। ठीक है, ह्यूस्टन, अमेरिका में। डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा किस हेतु किस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है? तो ICICI बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ डिजिटल ओवरड्राफ्ट की ये सुविधा दिया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, महत्वपूर्ण है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट, जो WMR है ना, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, ये कौन सा संस्करण है? ये 11वां संस्करण है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जो IOM है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ये मेंस में बहुत काम आएगा ये डाटा लिखने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी जब तक जो नेक्स्ट कभी होगा, अभी तो UPPCS का चल ही रहा है, तो याद रखिएगा इसको। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की कुल संख्या 28.1 करोड़ थी, जो वैश्विक आबादी का 3.6%। ठीक, 2020 में शीर्ष जो विप्रेषण प्राप्त करता है, रिमिटेंस, उसमें कौन कौन से हैं? तो भारत पहले नंबर पर रहा, चीन, फिर मैक्सिको, फिर फिलीपींस, याद रखिएगा। है, भारत ने स्कूली शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी प्रदान की है? 3,752 करोड़। ठीक है, यह मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने। इससे एकीकृत योजना, जो समग्र शिक्षा है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस पहल की मदद मिलेगी? अनुकरणीय स्कूल पहल, जो है एग्जाम्पलर स्कूल इनिशिएटिव। अनुकरणीय स्कूल पहल सबसे पहले स्थापित किए जाएंगे कहाँ कहाँ पे? ये याद रखिएगा। असम में, गुजरात में, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड। 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये 5 राज्यों में, असम, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, यहाँ पे पहले स्थापित किए जाएंगे। किस संस्था ने भारत की 50 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है? तो फॉर्च्यून इंडिया ने। ठीक है,
इस सूची में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो इस सूची में जो है निर्मला सीतारमण जी को पहला स्थान मिला है। ये हमारी वित्त मंत्री हैं। वह स्थान जिसने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा रिपोर्ट जारी की है, तो कौन? FAO, ठीक, खाद्य एवं कृषि संगठन। पुनर्नवीनीकृत पॉली विनाइल क्लोराइड जो PVC है, प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो HSBC इंडिया ने, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। आधार वर्ष के साथ मजदूरी दर सूचकांक की नई श्रृंखला जारी करने वाला मंत्रालय कौन है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, तो यही जारी करता है। 2020-21 के दौरान अमेरिका और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए वह देश जो देश भारत के लिए चिकित्सा उपकरणों में सबसे बड़ा निर्यातक बना, कौन? चीन। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चीन जो है भारत के साथ बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन के बाहर निकलता है वो, ठीक है, इतना रेस्ट्रिक्शंस, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। ठीक, चलिए देखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किसने किया है? तो ये याद रखिएगा, ये नीति आयोग के जितने भी सूचकांक हैं वो मैं अभी एक फटाफट ताबड़तोड़ रिवीजन वाले में लेकर आऊँगा, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये नीति आयोग ने जारी किया है पहला, ठीक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार शीर्ष जो 3 गरीब राज्य हैं कौन कौन से? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक, याद रखिएगा, बिहार, फिर झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश। निम्न बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश गरीब जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में 51.91%, झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79%। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे कम गरीब राज्यों में शीर्ष पे कौन है? 3, केरल है 0.71%, गोवा है 3.76 और सिक्किम, याद रखिएगा। जो बॉटम 3 हैं उनको भी ध्यान में रखिएगा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और जो टॉप पे हैं केरल, गोवा और सिक्किम, इनको भी याद रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड द्वारा विश्व में प्रणालीगत रूप से सबसे महत्वपूर्ण बैंक के रूप में कौन सा चुना गया है? JP मॉर्गन बैंक, ठीक, याद रखिए। वह कंपनी जो देश की 41वीं यूनिकॉर्न बन गई, तो कौन बनी है? स्लाइस, ये फिनटेक स्टार्टअप, याद रखिएगा। वर्ष 2019 से 21 के लिए सबसे हालिया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य जो NFHS चरण 2 के अनुसार भारत की अब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? ये मतलब बढ़ गई है पहले से, ठीक है, अभी 1020 हो गई है। NFHS 5 के तहत द्वितीय चरण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या TFR 2.2 से घटकर अब कितनी हो गई है? 2 हो गई है। लक्ष्य कितना था? 2.1 था। इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा गया UPPCS में। NFHS 5 के अनुसार वह राज्य जिन्हें छोड़कर सभी चरण राज्यों में प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर, ये जो TFR वाला स्तर था 2.1, ये हासिल कर लिया है। ये 3-4 राज्य हैं जो इनमें अभी नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है। NFHS को पहली बार कब जारी किया गया था? 92-93 में। NFHS के लिए नोडल एजेंसी कौन सी हैं? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, ये IIPS, ये है इसका नोडल एजेंसी। फोर्ब्स इंडिया ये वुमेन पावर 21 सूची में शामिल उड़ीसा की आदिवासी महिला आशा जो कार्यकर्त्री हैं, ये क्या नाम है इनका? मतिल्दा कुल्लू, ठीक है, ये आशा वर्कर हैं। ये वह देश जिसके साथ भारत ने 4 वर्ष बाद व्यापार नीति मंच जो ट्रेड पॉलिसी फोरम है उस मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया, तो अमेरिका के साथ, ठीक। आंध्र प्रदेश में 50 लाख से अधिक छात्रों के सीखने गुणवत्ता में सुधार करने उद्देश्य भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ने $250 मिलियन के कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो किससे? वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, याद रखिएगा इसको। वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश $250 बिलियन, ठीक, याद रखिएगा। कितना है ये देख लीजिए, अमाउंट देख लीजिए, क्योंकि कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। $250 मिलियन, ठीक है, बिलियन बोल दिया था मैंने। तो चलिए ये यहाँ से शुरू करते हैं फिर से। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने इस अवधि के लिए महासागर सेवा मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन एवं प्रौद्योगिकी स्मार्ट योजना जारी रखने के लिए अनुमति प्रदान की है, तो 21 से 26 तक, ठीक है। स्मार्ट योजना किसके लिए है ये भी ध्यान रखिएगा। महासागरीय सेवा मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन एवं प्रौद्योगिकी। महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट है, किस मंत्रालय की अम्ब्रेला योजना है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, याद रखना, ठीक। स्मार्ट योजना में 7 उप योजनाएं हैं, कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए आप इसको, ठीक। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित रक्षा औद्योगिक गलियारे जो हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स 2 स्थापित किए जाएंगे अभी। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ? 6 जगह स्थापित होंगे।
तो देखिए, इसको याद करने का बहुत सरल तरीका है, ये याद रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है ये। प्री में कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है, अभी जो जो भी परीक्षाएं आगामी हैं। जैसे आगरा, आगरा के बगल में झांसी, मतलब आगरा से लगा हुआ झांसी। तो ऐसे ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से याद कीजिए। देखिए, आगरा हो गया, आगरा के आसपास कौन सा आता है? आगरा, अलीगढ़, ठीक, अलीगढ़ हो गया। फिर देखिए इधर लखनऊ, फिर कानपुर, लखनऊ के बगल में कानपुर। तो आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर हो गया। फिर इधर झांसी और चित्रकूट, ये आसपास हो गए। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगा, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, ऐसे। नहीं तो याद याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। चेन्नई मेट्रोपोलियन क्षेत्र पॉलिटन क्षेत्र के शहरी सेवा कार्यक्रम के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी देने वाला कौन सा बैंक है? तो AIIB। आप ये बताइए, ये इसकी जो हेडक्वार्टर है, इसका ब्रांच कहाँ पे है? ठीक है, AIIB कहाँ पे? ठीक। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के समर्थन के लिए गूगल इंडिया के साथ भागीदारी की है किसने? सिडबी ने, ठीक। सिडबी, सिडबी जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। वैश्विक फिनटेक हब के लिए फिनटेक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, याद रखिएगा। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के तहत CII द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, फ्यूचर टेक पे, याद रखिएगा, ठीक। फ्यूचर टेक 2021 का जो थीम है वो क्या है? भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीक हम सब भरोसा कर सकते हैं। ड्राइविंग टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग द फ्यूचर बी ऑल कैन ट्रस्ट, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।